Hello and good morning, all of you. Welcome to the Alpha IS Academy UPSC Environment Foundation course series and we are at the lecture 9. छोटा सा लेक्चर होगा. अभी तक हम लोगों ने पॉल्यूशन पढ़ लिया. अब पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या है यार. देखो, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट क्या है हमारी हेल्थ पे वो हम देखेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लेंगे. एयर और वाटर के थ्रू कैसे इन्फेक्शन फैलते हैं वो देखेंगे. ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे. छोटा सा लेक्चर होगा और ऑब्जेक्टिव अल्फा IS का यही है हमेशा से कि एजुकेशन को जो है आपके लिए अफोर्डेबल बनाया जाए. इसलिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं आपके लिए. आप लोग चेकआउट करते रहें. हो सकता है आप ये लेक्चर बहुत सालों के बाद देख रहे हो, बट आप चेकआउट करते रहें अल्फा IS के टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप चेक कर सकते हैं हमारी साइट को alphaIS.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और आप हमारे साथ जुड़े रहे. आप ये लेक्चर देख रहे हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ. तो बिगिन करते हैं, शुरू करते हैं आज के लिए. तो इन्वायरमेंट एंड हेल्थ. देखो यार, हमारी जो हेल्थ है वो वेरियस फैक्टर्स से इंटरप्ले है. मतलब कि बहुत सारे फैक्टर्स से मिलके बनती है. जब बहुत सारे फैक्टर्स आपस में एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं तब जाके जो हमारी हेल्थ है वो बनती है. बहुत सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को डिफाइन करती है. हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, किस प्रकार खाना खाते हैं, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, किस प्रकार की रेस से हमारे जीन्स कैसे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम क्या इनफैक्ट कि हम बहुत गुस्से वाले व्यक्ति हैं या हम बड़े शांत व्यक्ति हैं. ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ को डिफ़ाइन करती हैं. ठीक है, और बेसिकली अगर 3 बड़ी मैं हेड्स में डिवाइड कर दूं तो जेनेटिकली डिफाइंड होती है हमारी, कि जो हमारे जीन्स जो हमें माता पिता से मिले हैं, हमारे एंसेस्टर से मिले हैं. देन बिहेवियर इन्फ्लुएंस की हमारी आदतें कैसी हैं, हमारी हैबिट्स कैसी हैं. और तीसरी बात है कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस. तो क्योंकि हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो हमारा ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस पर रहेगा, कि इन्वायरमेंट जो है, जो प्रकृति है, वो हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करती है. तो जल्दी देख लेते हैं. तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस कैसे होता है कि जो हमारे फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे. हमारा जीनोटाइप, जैसे हम दिखते, हमारी जो जीन्स है, या हमारा फिनोटाइप हो गया, जैसे हम दिखते हैं, वो डिफाइन करेगी. मान लिया आप कुछ जाएंगे, कुछ रेसेस में जाएंगे, वहाँ पे हाइट बहुत लंबी होती है. अगर आप न्यूग्राइड्स में चले जाएंगे तो वहाँ हाइट बहुत लंबी होगी. कॉकोसाइड में चले जाएंगे तो वहाँ न्यूग्राइड से हाइट कम होगी, और मोंगोलाइड्स में रहेंगे तो हाइट छोटी होगी. ठीक है, ऐसे ये क्या है, ये जेनेटिक डिस्क्रिप्शन है अकॉर्डिंग टू रेस. ठीक है, इसीलिए अगर आप कुछ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ बड़े लंबे लोग होते हैं. आप जापान जितना ईस्ट में आते जाएंगे उतने लोग छोटे होते जाएंगे. ठीक है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हमारे जीन्स हमारी बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं. तो ऐसे ही, ठीक है, जैसे हो सकता है कि अगर मैं बोलूँ कि आपके मदर फादर दोनों को डायबिटीज़ है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है. दो की डायबिटीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, बट बहुत सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं जो जेनेटिक इन नेचर होते हैं, जो अगर आपके पेरेंट्स किसी एंसेस्टर को रहे हैं तो आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. आप बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं. लाइक एलर्जीज़, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इसके एग्जांपल हैं. ये आपके जेनेटिक मेकअप, ये आपके जेनेटिकल जो आप जीन्स हैं. ठीक है, इसीलिए बोलते हैं KY नो योर जीन्स, KYG. ठीक है, अपने जीन्स को जाने. हाँ, जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो हार्ट, अगर आप बात करें तो हार्ट के लिए अगर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब सबसे मान लो डॉक्टर तिरहानी है जो मेदांता के हैं. इनफैक्ट मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था एक बार, तो बोल रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आप क्या मतलब क्या एडवाइस देते हैं. तो बोलते हैं, सबसे पहले उन्होंने ये चीज़ बोली कि नो योर जीन्स, आपके जीन्स कैसे हैं और उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं. देखो, जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों को मिल्क बहुत सूट करता है, उनकी बॉडी को अच्छा, उससे वो प्रोटीन भी निकाल लेते हैं, उससे वो कार्ब्स भी निकाल लेते हैं, सब कुछ वो कर लेते हैं. लेकिन कुछ लोगों को मिल्क बिल्कुल नहीं पसंद. जैसे मैं हूँ, मुझे मिल्क नहीं पसंदा. तो ये क्या है, ये मेरा जेनेटिक मेकअप है. ठीक है, देन हम आ जाते हैं बिहेवियरल इन्फ्लुएंस पे. बिहेवियरल इन्फ्लुएंस मतलब हमारी आदतें कैसी है. मैं क्या शराब पीता हूँ, क्या मैं सिगरेट पीता हूँ, क्या मैं ड्रग्स करता हूँ, टोबैको च्यू करता हूँ, है ना. ये सब क्या है, ये सब मेरी हेल्थ पे इफेक्ट तो डालती है. भाई, अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, हो सकता है कि मेरे को, आपको लंग कैंसर हो जाए. अगर मैं दारू बहुत ज़्यादा पीता हूँ, शराब बहुत ज़्यादा पीता हूँ, तो हो सकता है मुझे लिवर सिरोसिस हो जाए. अगर मैं टोबैको च्यू करता हूँ तो हो सकता है कि मेरे को कैंसर हो जाए मुंह का, है ना. आप वो, अगर आप पिक्चर देखने जाते होंगे तो वो ऐड देखा होगा आपने, है ना. तो वो किससे, उनको कैंसर किस वजह से होता है, टोबैको च्यूइंग की वजह से. देन अगर हम इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्वायरमेंट जो है, हमारे इन्वायरमेंट किसे बोलते हैं, हमारे अराउंड की चीज़ों को. तो जो हमारे अराउंड सोसाइटी है, ठीक है, किस साइकोलॉजी के लोग हैं हमारे अराउंड, क्या केमिकल मेकअप है, क्या बायोलॉजिकल मेकअप है, क्या फिजिकल मेकअप है हमारे इन्वायरमेंट का, वो बड़ा डिपेंड करता है. ठीक है, मान लिया अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में सर्दियों में एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है. लेकिन अगर आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई एक कोस्टल सिटी है, वहाँ पे हमेशा हवा बहती रहती है, वहाँ एयर पॉल्यूशन बहुत कम रहेगा. तो एयर पॉल्यूशन रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो मुंबई में कम पाई जाएंगी.
दिल्ली में ज़्यादा पाई जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों अर्बन शहर हैं, वहाँ पे आप अब इस टाइम पे क्योंकि बरसात बहुत दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा होती है, मुंबई में ज़्यादा होती है, तो मुंबई में आप क्या मिलेगा, डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस इन दी मंथ्स ऑफ जून जुलाई, इन द मंथ्स ऑफ मानसून, वहाँ पे डेंगू और चिकनगुनिया के जो केसेस होते हैं वो एक्सपोनेंशियली राइज कर जाते हैं। क्यों? वो क्या है, ये हमारा इन्वायरमेंटल जो है, हमारे जो अराउंड सराउंडिंग्स है वो डिफाइन कर रही है एक डिजीज़ को, एक हमें डिफाइन कर रही है कि हमें कौन सा डिजीज़ होगा कौन सा नहीं होगा। जो साफ़ सुथरी जगहें होती हैं, साफ़ होता है, वहाँ डेंगू चिकनगुनिया कम होता है। तो ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है हमारी हेल्थ पे। पहले बात करते हैं कि वाटर की। देखो वाटर जो है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। अब वाटर ऐसे पीने से नहीं होगा, वाटर में कीड़े होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, फंजाई, प्रोकैरियोट्स, वायरस, ये सब क्या है आपके पैथोजेंस। जैसे पैरासाइट्स से आपको, पैरासाइट्स क्या टेप फॉर्म देखा आपने, ऐसे पेट में भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है, टेप फॉर्म, ठीक है। प्रोटोजोआ से कई बार मलेरिया होता है, फंजाई से एथलीट फुट होता है, प्रोकैरियोट से आपका लेप्रेसी होता है, वायरस क्या हो गया, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, कोविड, कोरोना वायरस डिजीज़, ये क्या ऐसा वायरस हैं। तो ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब एयर से भी आ सकते हैं, लेकिन वाटर से भी आते हैं। तो वाटर जो डिजीज़ हैं हमें पैथोजन से हो सकते हैं, ठीक है। हमें वेक्टर से होते हैं। वेक्टर कैसे? मच्छर क्या है? मच्छर एक टाइप का वेक्टर है। कोई भी कीड़ा क्या है? एक टाइप का वेक्टर है, उसके अंदर पैथोजन आ जाता है, ठीक है। जैसे एडीज़ मॉस्किटो जो होता है, उसके अंदर पैथोजन आते हैं। एडीज़ मॉस्किटो क्या कर सकता है? आपको डेंगू और चिकनगुनिया दे सकता है। केमिकल पॉल्यूटेंट्स, भाई एक वाटर बॉडी थी, उसमें आपने आर्सेनिक मिला दिया, तो वो क्या हो गया? आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर हो गया। आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर हो गया तो उससे आपको बीमारियाँ हो सकती है। कहीं आपने फर्टिलाइज़र में आपने नाइट्रेट इस्तेमाल कर लिया, तो वो क्या हो गया? नाइट्रोजन एनरिच हो गया, नाइट्रेट एनरिचमेंट होगा, क्या हो सकता है? ब्लू बीबी सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। ये क्या है कि ऐसे वाटर जो है इफेक्ट कर रहा है, लेकिन साफ वाटर नहीं, क्लीन वाटर नहीं इफेक्ट करेगा आपको। जो कंटेमिनेटेड वाटर है, जिसमें पॉल्यूटेंट्स हैं, वही आपको इफेक्ट करेगा। क्या रीजंस हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ के? देखो, एक तो लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी तो है ही है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सीवेज है हमारा, वो बड़ा अनट्रीटेड रहता है। डायरेक्टली हम लोग उसको रिवर में छोड़ देते हैं, लेक्स में छोड़ देते हैं, वो पूरी गंदगी जो है उसमें बहुत सारे पैथोजेंस बनते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं। वो अल्टीमेटली वो वायरस हमें ही इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जो नदी है उसको आप पीने के लिए पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहाँ कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अनट्रीटेड वेस्ट है, उसमें पैथोजन है, पैथोजन अल्टीमेटली आप तक पहुँच ही जा रहे हैं, आपको क्या हो जा रहा है? वाटर बॉर्न डिजीजेज हो जा रहे हैं। अगर हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होते हैं डिजीजेज आपस में, तो पहली बात है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन मतलब सीधा आप कॉन्टैक्ट में आ गए वाटर के, ठीक है, आपने पानी पी लिया, पैथोजन था, सीधा अंदर चला गया। देन आपके पास व्हीकल ट्रांसमिशन, व्हीकल ट्रांसमिशन या कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन आपका पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, ठीक है। देन व्हीकल ट्रांसमिशन मतलब कोई व्हीकुलर मतलब गाड़ी वाला व्हीकल नहीं, व्हीकल मतलब अब देखो ट्रांसमिशन के कुछ ना कुछ व्हीकल चाहिए उसको, ठीक है। तो पैथोजन, इसमें हम बेसिकली पैथोजन को कवर करते हैं। पैथोजन मैंने आपको बता दिया, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई, प्रोकैरियोट्स, ये क्या है? एक टाइप के टेप फॉर्म क्या है? एक टाइप का पैरासाइट है, छोटा सा है, दिखता नहीं है आँख से, लेकिन छोटा सा रहता है अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या है? एक टाइप के व्हीकल्स हैं, वो जो हैं पानी में जो भी गंदगी है हमारे बॉडी, अब हमारा बॉडी ऐसा नहीं है कि हमारा बॉडी कोई कचरा घर तो है नहीं कि आप इसमें कुछ भी ला कर डाल दो। इसमें आपको हेल्दी चीज़ें डालनी है, अच्छी चीज़ें डालनी है, साफ़ चीज़ें डालनी है। तो पैथोजन से क्या क्या हो सकता है? आपको कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, और ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक भी फैल सकता है। देन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको पानी में ही रहते हैं, वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हेलमिंटिस से क्या होता है? मतलब पैरासाइट होता है, ये भी एक टाइप का, मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं वो हेलमेटाइट्स आपको पैदा करते हैं। देन वेक्टर ट्रांसमिशन, मतलब वेक्टर मतलब एक टाइप का वेक्टर चीज़, जैसे मच्छर क्या है? एक टाइप का वेक्टर है। वेक्टर क्या करते हैं? वो पैथोजन को कैरी करते हैं। उससे क्या हो सकता है? आपको मलेरिया हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, फिलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है ना। तो ये किससे होता है? देखो भाई, एडीज मच्छर ने आपको काटा तो आपको डेंगू या चिकनगुनिया हो सकता है। देन अगर हम देखो, ये टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमने आपको देखा ही, ये हमने आपको इसलिए बनाई है कि आप देख सकें कैसे इफेक्ट करती है चीज़ें। अगर हम बात करें टाइफाइड की, तो ये वाटर बॉर्न डिजीज़, ये सारे जो डिजीज़ नहीं वाटर बॉर्न है, मतलब वाटर से आते हैं, वाटर से इफेक्ट होते हैं, वाटर से जनरेट होते हैं। टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड में हमें अगर जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, उसको वो कौन सा है? सेलोमिनिया टाइफाई, है ना। उसका मोड ऑफ स्प्रेड देखें तो कंटेमिनेटेड फूड, अनवॉश्ड रॉ वेजिटेबल, उससे फैलता है। सिम्टम्स क्या है उसके? हाई फीवर, हेमरेज फ्रॉम एन अल्सरेशन इन स्मॉल, आपके इंटेस्टाइन है उसमें अल्सर बन जाता है, छिल जाती है वो। देन ऐसी कोलेरा की बात करें तो वो किससे होता है? वाइब्रियो कोलेरे से।
ऐसे ही बैक्टीरियल डायरिया की बात करें तो शिगेला एसपीपी से होता है, पैरासाइट, ठीक है, एक टाइप का पैरासाइट होता है। जैसे भी आपने सुना होगा कि शोरमा में, केरला में शिगेला बैक्टीरिया मिला, वहाँ पे शोरमा बैन कर दिया गया, तो उससे क्या होता है ये, और उससे इसे शिगेला से क्या होता है, आपको डायरिया हो सकता है, ब्लड डिसेंट्री हो सकता है, आपके जो पूप है उसमें ब्लड आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही लेप्टोस्पायरोसिस से क्या, किससे होता है, लेप्टोस्पायरा से, ठीक है। इसमें आपको नॉइज़ा हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, बेसिकली। और इसको मोड ऑफ स्प्रेड की अगर बात करें तो रोडेंट्स जो चूहे हैं वो इसको कैरी करते हैं, ठीक है। रोडेंट का जो यूरिन है अगर वो पानी में मिल जाए उससे ये हो सकता है। तो ये क्या है, देखो आप, ये क्या है, हो क्या रहा है, ये डिजीज़ हैं, ये किसी प्रकार का बैक्टीरिया वायरस है जिससे वो हो रहे हैं, फिर स्प्रेड होने के लिए भी वेक्टर से, इसमें जैसे वेक्टर क्या हो गया, रोडेंट्स हो गए, कई जगह मच्छर हो जाएंगे, फिर उसके कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी को अनरीजनेबली, अनडिज़ायरेबली इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही बात करें अगर वायरल डिजीज़ की, तो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस जो होता है वो किससे होता है, हेपेटाइटिस वायरस से। वो कैसे होता है, फूड एंड वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, नॉइजिया होगा, चक्कर आने लगेंगे, वॉमिटिंग होगी, उल्टी होगी, डायरिया हो जाएगा, ठीक है। देन प्रोटोजोन डिजीज़ की बात करें, ऐसे ही अमीबिक डायसेंट्री किससे होती है, एंटामोबिया हिस्टोलिक्टिका से, ठीक है। इसमें आपको पेट में दर्द होता है। ऐसे डायरिया किससे होता है, गैडिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए बोलना, वेरी सॉरी, मैं बिल्कुल भी मतलब बहुत पुअर है मेरा, मतलब ये स्पोकन जो है, ऐसे लॉ में मेरे को जो वो वाले वर्ड्स होते हैं, आपके लैटिन वर्ड्स होते हैं, वो बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ ये साइंटिफिक नेम बेचारे जो डॉक्टर्स होते हैं या भाई जो वो करते हैं, सैल्यूट टू देम, पता नहीं कैसे याद करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन डिसऑर्डर हो जाते हैं, तो ये प्रोटोजोन डिजीज़ हो गए। ऐसे ही हेल्थ में मतलब कि पैरासाइट्स, उससे कौन सा डिजीज़ हो गया, जैसे बिल्हार्जिया, वो किससे होता है, सिस्टोसोमा एसपीपी एक टाइप का वायरस है, ठीक है। तो ये आपको कैसे, मतलब कैसे उसको कैरी कैसे होता है, सर्विकेरिया या लार्वा से, और फ्लूक्स इन वाटर पेनिट्रेट स्किन ऑफ पर्सन वेडिंग इन वाटर, ठीक है। आप पानी में हाथ डाला तो आपकी स्किन को वो कर सकते हैं, आपको रैशेस हो सकते हैं, एक्स होगा, फीवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ की बात करें तो मलेरिया कैसे होता है, आपको प्लाज्मोडियम एसपीपी मतलब एक टाइप का पैरासाइट, ठीक है। वेक्टर क्या है इसका, फीमेल एनोफिलीज वाई मॉस्किटो, ठीक है। प्राइमरी या फाइनल होस्ट दोनों यही रहता है। होस्ट क्या है, मैन इंटरमीडिएटरी होस्ट है। और सिम्टम क्या है इसकी, शिवरिंग होगी, चिल्स होंगे, स्वेटिंग आ रही है आपको। ऐसे फिलेरिया किससे होता है, फिलेरिया मतलब एंसेफेलाइटिस, ये फिलेरिया से होता है, उसको वुचिचेरिया भी बोलते हैं। देन डेंगू किससे होता है, बर्बो वायरस से। बर्बो वायरस मतलब किससे फैलता है, एडीज एपिकेटी मॉस्किटो से, ठीक है। एंड आपको हाई फीवर हो जाएगा, आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी। तो देखो वाटर से कितने सारे आपको डिजीजेज हो रहे हैं, और वो हो किससे रहे हैं, देखो उसके लिए कोई बैक्टीरिया है जिससे वो हो रहे हैं, उसको बैक्टीरिया को आप तक पहुंचाने के लिए कोई वेक्टर है, कोई होस्ट है, और उससे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। ये तो बात थी वाटर की। अब बात करते हैं एयर की, ठीक है। एयर में भी पॉल्यूटेंट्स आ रहे हैं, वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। पॉल्यूटेंट कहाँ से रहे हैं, एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, इंडस्ट्री से आ रहे हैं, माइनिंग से आ रहे हैं, अर्बन एरिया से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अर्बन एरिया से आ रहे हैं, रूरल एरिया से भी आते हैं, ठीक है। जैसे पेस्टिसाइड है, और वो तो पेस्टिसाइड का छिड़काव तो रूरल एरियाज़ में की ज़मीनों में भी हो रहा है ना। तो अगर हम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस की बात करें तो पेस्टिसाइड्स को आपने छिड़काव किया, कुछ वहीं से उड़ गया, वो वहीं पे एयर में मिल जाता है, कुछ जो है वाटर तक पहुंच जाता है, जो जैसे, ठीक है। और स्मोक जो आपने जलाया, जो बचा हुआ आपका जो आपका जो रेसिड्यू बचा हुआ था, क्रॉस रेसिड्यू बचा था, उसको जलाया तो बहुत सारी डस्ट ऐश निकली, वो उससे टॉक्सिक गैस निकली, वो कहाँ, हवा में गई। वाटर वेपर वो कहाँ गया, हवा में गया। स्मोक ये सब कहाँ, फॉसिल फ्यूल से, वेहिकुलर एमिशन से। अब इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल में किससे, आप जो इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जला रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल चीज़ें जो हैं एयर में मिक्स हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उससे एयर में, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जा रहे हैं एयर में, जिससे कि बाद में एसिड रेन भी हो जाती है। देन माइनिंग एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बारीक SPM में आपको कल जो पढ़ा था, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। पर PM 2.5 PM5 है ना, आपने देखा कि जब आपने अगर देखा होगा जहाँ पे क्वेरिंग होती है या जहाँ पे माइनिंग हो रही होती है तो बहुत सारा धुआं निकल रहा था, धुएँ गुबार निकल रहा होता है, धुआं धूल ही धूल होती है उस एरिया में, ठीक है। क्योंकि ट्रक्स चल रहे होते हैं, है ना, ट्रक्स अलग ही लेवल पे धूल उड़ाते हैं। तो वो क्या है, उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर मैटर एयर में आ जाते हैं, और वो क्या है, एयर को गंदा करते हैं। ऐसे ही जो फिर क्या होता है, ऐसी जो डस्ट है, एस्बेस्टॉस माइन से एस्बेस्टॉस डस्ट निकलती है, जो आपको एस्बेस्टोसिस कर देती है, ठीक है। ऐसे जहाँ से सिलिका निकालता है वहाँ से सिलिकोसिस हो जाता है, ठीक है।
आपके देखो मेनली जो है जो डस्ट है वो हमारे लंग्स के लिए बहुत ख़राब है हमारे, क्योंकि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, अस्थमाटिक जो प्रॉब्लम जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो जो डस्ट है वो हमारे लंग्स में जमा होती है, उससे हमें लंग कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है। अर्बन एरियाज़ में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अर्बन एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे भी SPM बहुत ज़्यादा रहता है, फिर वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए ख़तरनाक ही है। देन इन्वायरमेंटल कैर्सिनोजेंस। अब कैर्सिनोजेंस वो पदार्थ होते हैं जिससे कि कैंसर होता है। जैसे जब आप सिगरेट पीते हैं तो मेरे ख्याल से 100 एंड समथिंग कैर्सिनोजेंस होते हैं उसमें, मतलब ऐसे 100 कुछ केमिकल्स होते हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं सिगरेट पीने से। तो कैंसर होता क्या है, देखो नॉर्मली जो आपके सेल होते हैं आपको डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मली सेल की एक लाइफ होती है, वो पैदा होता है, बढ़ता है और वो डाई आउट हो जाता है। नॉर्मल सेल ग्रोथ होती है, जब आप बड़े होंगे तो सेल आपके बड़े होते हैं, डिवाइड होते हैं, क्योंकि आपको और सेल चाहिए होते हैं, तो वो एक जो साइकिल होती है, नॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है। कई बार लेकिन क्या होता है कि जो नए सेल्स होते हैं, नए सेल तभी बनते हैं जब सेल्स की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि सेल्स तब बनने शुरू हो जाते हैं जब उन सेल्स की आपको ज़रूरत ही नहीं होती है। एबनॉर्मल, कई बार सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मली होने लग जाती है, बहुत बड़े हो जाते हैं सेल्स, तो वो सेल्स क्या करते हैं, एक मास ऑफ टिश्यू बना देते हैं, ठीक है, मोटा सा बना देते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ट्यूमर। और ट्यूमर किस टाइप का नेचर होता है, इट हैज़, ये ट्यूमर ही बाद में कैंसर में चेंज होता है, ठीक है। मान लिया मेरा ये हाथ है, ठीक है, यहाँ पे देखा होगा कुछ लोगों के बहुत मोटा हो जाता है, यहाँ पे अगर आप टोबैको च्यू करते हैं तो आपके यहाँ जबड़े के अराउंड, क्योंकि कैस्ट्रोजन यहाँ के सेल्स को इफेक्ट करता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पता लग रहा है एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई, तो क्या हो गया, कैंसर हो गया। अच्छा, 2 टाइप के ट्यूमर्स होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, वो उसको जो है सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं आप, एक बार उसको निकाल देते हो तो वो दोबारा होता भी नहीं है और वो अदर बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट नहीं करता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन दी अदर हैंड बड़ा एबनॉर्मल होता है, वो डिवाइड होता चले जाता है, सर्जिकली के बाद भी कई बार देखा जाता है कि वो वापस आ जाता है और वो अराउंड जो उसके अराउंड टिश्यू है उसको इफेक्ट करता है और वो बॉडी में कहीं और भी फैल सकता है। जिसका एग्जांपल बहुत अच्छा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, ब्लड फॉर्मिंग जो सेल्स होते हैं उसको इफेक्ट करता है। ल्यूकेमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर है। लिम्फोमा भी एक टाइप का ब्लड कैंसर है, ठीक है। तो ये तो बात थी कैंसर। तो होता कैसे, सबसे पहले तो टोबैको, जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, आप नॉन स्मोकर भी नहीं है, लेकिन जो हवा में स्मोक चलता रहता है वो भी आपको कैंसर दे सकता है, ठीक है। जो पैसिव स्मोकिंग होती है, इसलिए पैसिव स्मोकिंग करना तो गलत बात है ही, पैसिव स्मोकिंग करना भी गलत बात है। लंग कैंसर हो सकता है उससे नॉन स्मोकर्स को भी, ठीक है। देन यूवी रेडिएशन, देखो अर्थ जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आ रही है उसको ओजोन लेयर रोकती है, ठीक है। वही ओजोन लेयर अगर उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाती तो वो यूवी रेडिएशन हमारे लिए बहुत खतरनाक है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत खतरनाक है, वो हमें हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, हमें स्किन कैंसर दे सकती है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि उस ओजोन लेयर को बचाया जाए जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। देन आयोनाइजिंग रेडिएशन, हमारी आयोनाइजिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो हमारे सेल्स को ऑल्टर, जो हमारे सेल्स के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकती है, हमारे जो DNA है उसे ऑल्टर कर सकती है, हमारे जीन्स को ऑल्टर कर सकती है, उसको बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। जैसे एक्स रेज, गामा रेज, उससे आपको कहीं पे भी कैंसर हो सकता है। देन केमिकल एंड अदर सब्सटेंसेस जैसे पेस्टिसाइड्स सच एज टेक्सोफिन, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सीन, ट्राइक्लोरोफिनॉल, डाइड्रिलीन, DDT तो खाने में भी अब बहुत बार अब खाने में भी मिलने लगा है। इससे क्या हो सकता है, इट कॉजेज लिम्फेटिक कैंसर, ठीक है। देन ब्लू बेबी डिजीज़, अब क्या हुआ कि सॉइल में, अब क्या हुआ कि आप किस प्रकार के फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं आप, NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, ठीक है। अब इसमें ये नाइट्रोजन होते हैं, ये नाइट्रेट्स में टर्न हो जाते हैं जाके। ये नाइट्रेट्स क्या हैं, ये सॉइल में हैं, सॉइल में हैं तो ये पानी में बड़े ईजिली लीच, क्योंकि सॉइल में तो पानी में ईजिली लीच हो जाते हैं, पानी तक आराम से पहुंच जाते हैं। और एक बार जब इनका कंसंट्रेशन 10 ppm क्रॉस कर जाता है तो ये बड़े हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। और आपको एक खतरनाक बीमारी हो सकती है, उसको बोलते हैं मेथोमोग्लोबिनमिया, ठीक है। मेथोमोग्लोबिनमिया क्या होता है, एक आपके अंदर हीमोग्लोबिन का देखो नॉर्मली क्या होता है, आपके अंदर RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है इन वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन पार्ट है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। और ये जो होता है बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है, ठीक है। और होता क्या है कि
तो जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये एबनॉर्मेलिटी पैदा कर जाता है। तो ग्लोबिन में मेथोमोग्लोबिन जो कि पार्ट है हेमोग्लोबिन का, वो बहुत ज़्यादा बनने लगता है। और ये क्यों बनता है? क्योंकि हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है Fe2+ फेरस, वो फेरिक में बदल जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। किस चक्कर में? इस नाइट्रेट के चक्कर में, जो आपको कहाँ से आया? आपके फर्टिलाइज़र से आया। तो देख रहे हो कितनी कनेक्शन है। फर्टिलाइज़र से नाइट्रोजन आई, नाइट्रोजन से आपको नाइट्रेट्स आ गए, नाइट्रेट्स ने क्या कर दिया? उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। और अब बहुत ज़्यादा मेथोमोग्लोबिन बनने लगा, आपको हो गया आपको जो है आपको आपकी हीमोग्लोबिन में दिक्कत आ गई। उसके चक्कर में क्या हो गया? जो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी वो कम होती चली गई। और आप जो बेबीज़ हैं, ये बेसिकली बेबीज़ में ज़्यादा होता है, बेबीज़ जो है वो हल्के हल्के ब्लू पड़ने शुरू हो जाते हैं, ब्लू टिंज आ जाता है, इसलिए उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा गया है या ब्लू बेबी डिजीज़ कहा गया है। तो ये किससे होता है? नाइट्रेट से, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है? पानी में लीच होके हो रहा है, ठीक है। देन मैंने आपको बता दिया नॉर्मल जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो इस टाइप का दिखता है कुछ, HbF2+ + O2 नॉर्मल होता है। इसको फेरिक में Ft HbFe3+ O2 मतलब माइनस, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेथोग्लोबिन बनता है वो HbFe2+ ऑक्सीडाइज होकर वो HbF3+ OH बन जाता है। तो वही है कि Fe2+ जो है आपका Fe3+ में चेंज हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। और यही जो है ऑक्सीजन को, जो हमारी कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन पहुँचाने की, वो कम करता है, जिसके चक्कर में हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। देन हैवी मेटल टॉक्सिसिटी है, ठीक है। हैवी मेटल्स की लीचिंग है पानी में, एयर में, ठीक है। जैसे लेड, मरकरी, आर्सेनिक, क्रोमियम, इस टाइप की बहुत ज़्यादा मेटल जो है लीच करते हैं और उसका हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे लेड है, लेड मैंने आपको बताया था, लेड जो है एक टेट्रा इथाइल लेड होता है, TeL, जिसको एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह, मतलब स्मूथ इंजन काम करे उसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अब जब वो एग्जॉस्ट में निकलता है तो हवा में आ गया, जब वो हवा में आ गया तो इट कैन कॉज बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, आपके न्यूरोलॉजिकल डैमेज कर सकता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम कर सकता है वो, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी बैड। इसलिए हमें जो बच्चों को पेंसिल भी देनी चाहिए वो लेड फ्री पेंसिल देनी चाहिए, ठीक है। अब तो खैर मेरे ख्याल से लेड फ्री पेंसिल्स ही आती हैं, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, बट लेड का इस्तेमाल जो है बच्चों के लिए बहुत डेंजर होता है। इट इज़ अ कार्सिनोजन, इट कैन लीड टू लंग कैंसर एंड कैंसर्स इन किडनी ऑल्सो। देन मरकरी हमने आपको बताया ही था, कहाँ तो मरकरी पॉइजनिंग कहाँ हुई थी? मिनामाटा बे में बहुत सारी फिश मर गई थी। फिर हमें एक मिनामाटा कन्वेंशन बनाया गया, मिथाइल मरकरी, जो कि हमारे फूड चेन में आ गई थी, क्योंकि फ़िश उसे कंज्यूम करती थी, हम फिश को कंज्यूम करते थे, और उससे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे, मरकरी पॉइजनिंग होने लग गई, ठीक है। देन आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक बेसिकली जहाँ जहाँ कॉपर, आयरन, सिल्वर ओर्स पाए जाते हैं, वहाँ माइंस पाई जाती हैं, वहाँ पर आर्सेनिक पॉइजनिंग ज़्यादा होती है। आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है इंडिया में, ठीक है। ग्राउंड वाटर को बहुत जल्दी कंटेमिनेट करती है, एक टाइप का पॉल्यूटेंट है, ठीक है। और ये माना जाता है अगर एक व्यक्ति आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर पी रहा है 10 साल तक, तो एक थोड़ा थोड़ा डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उसके अपर चेस्ट, बैक्स एंड आर्म्स पे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग मेलानोसिस, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है किराटोसिस। किराटोसिस में क्या हो जाता है? आपको डायरिया होता है, पेन में दर्द होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जॉइंट्स आपके हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आर्सेनिक पॉइजन की वजह से कितनी दिक्कत होगी। देन कैडमियम भी जो है, जहाँ पे जिंक और माइनिंग होती है, मेटलर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है इंडस्ट्रीज, वहाँ पे जो है कैडमियम बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है इन्वायरमेंट में। और कैडमियम जो है मरीन इकोसिस्टम को भी इफेक्ट करता है, और कैडमियम से एक डिजीज़ होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इटाई डिजीज़। तो देखा आपने कि कैसे पानी, एयर में डिफरेंट पॉल्यूटेंट आ रहे हैं, वेरियस पैथोजेंस आ रहे हैं, एयर में कितने सारे मेटल्स आ रहे हैं, पानी में कितने सारे मेटल्स आ रहे हैं, कैसे कंटेमिनेशन हो रहा है, कैसे वो हमारे तक पहुंच रहे हैं, और कैसे हमारी हेल्थ को वो एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसी को जब आप समझेंगे उसके बाद ही तो आप अच्छी पॉलिसी बना पाएंगे। और ऐसी ही अच्छी पॉलिसी बनाते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें अल्फाइस अकेडमी को, एंड वी शैल सी यू सून। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।